सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट और हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर कंप्लीट हो गया है और प्रोडक्टिव हेल्थ भी डन। नाउ टुडेज चैप्टर विल बी इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम। देखो, इवोल्यूशन की बात करें तो ठीक है, इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको धीरे 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 करके और फाइनली अंजाम मिलता है कुछ, मतलब समथिंग लाइक जिसके लिए अचानक से नहीं होता है, समथिंग जो ऐसे एक मिनटों में नहीं हो सकता, एक रातों रात नहीं हो सकता। ग्रेजुअल चेंज स्लो है, इट इज़ अ स्लो ग्रेजुअल चेंज इन द फ्लोरा एंड फोना दैट हैज़ ऑकर्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चेंज होता है, धीरे धीरे फ्लोरा एंड फोना बात करें, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका अराइवल स्लोली हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है अचानक से आसमान से टपक गए धरती पे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो these changes in the flora and fauna is for better adaptability to changing environment। बेटर अडेप्टेबिलिटी के लिए है। ठीक है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते होते कैसी चीज़ें आ गई। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स सबसे पहले बात करें तो देखो, अपने पास आता है ना बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब ऋतिक रोशन वाली बैंग बैंग वाले जो है ना, वो उससे तुम याद कर सकते हो बिग बैंग थ्योरी। इट इज़ सिंपल, मतलब ठीक है, एक वर्ड ही तो है, याद करने में क्या जा रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी की बात करें ना तो 20 बिलियन ईयर्स अगो की बात है, ये तब की बात है। बिग बैंग का मतलब है एक बड़ा धमाका, लार्ज साउंड। जब क्या हुआ था ना, ऐसे बोलते हैं कि जब फॉर्म हुआ था, ठीक है, जब शुरुआती की बात करें 20 बिलियन ईयर्स अगो, तो एक बड़ा सा धमाका हुआ था और उसके बाद से बोला गया कि धीरे धीरे करके जो अपने पास अर्थ ऐसा बनते गया और ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हो गया। तो ओरिजिन की बात करें ऑफ यूनिवर्स, तो एक सिंगल मास है, डस्ट पार्टिकल कोई सा भी। ठीक है, कोई सिंगल छोटा सा मास है, मान लो उसके अंदर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। प्रेशर, जब किसी चीज़ के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ाएंगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फट जाएगी, फूल जाएगी, है ना, ब्लास्ट कर जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बलून का एग्जांपल देख लो तुम, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। तो वैसे ही तो यहाँ पे एक छोटा सा सिंगल मास है जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, अभी एक्सप्लोड कर देता है। जब बोलते हैं ना कि जो मैंने बोला बड़ा धमाका हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, एक्सप्लोड हुआ, तो फिर बिग बैंग थ्योरी अपने पास आई। कैसे? एक सिंगल लार्ज एक्सप्लोजन हुआ जो कि अनइमेजिनेबल था इन फिज़िकल टर्म्स। वो ऐसी चीज़ है, इतना बड़ा धमाका हुआ जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा बड़ा था वो, अनइमेजिनेबल है फिज़िकल टर्म्स में, तो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और इससे एक्सपेंशन हुआ वॉल्यूम में। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि जब ये धमाका हुआ तब जाके अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज़ बना, यूनिवर्स बना। ठीक है, बहुत सारे गैलेक्सीज़, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ बने, सोलर सिस्टम अपने पास बना जिसमें से अपने पास अर्थ भी है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ गैलेक्सीज़ फॉर्म्ड, और अपनी गैलेक्सी तो पता ही, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो गैलेक्सी में भी इतने सारे गैलेक्सी है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यार, और उसमें से अपना एक गैलेक्सी आता है जिसमें से अपना सोलर सिस्टम आएगा, तो उसमें फिर अर्थ आएगा। ठीक है, तो देखो, क्लाउड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके फॉर्म हुई। ठीक है, ये एक्सप्लोजन के बाद ऐसी हुए। अब हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो ये देखो, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था 20 बिलियन ईयर्स को, इतनी साल पुरानी है। एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम बना था, और ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था, अनइमेजिनेबल था, इमेजिन नहीं कर सकते। गैलेक्सीज़ बना, फिर अपने पास मिल्की वे गैलेक्सी बना जिसमें अपना अर्थ बनेगा, और यार मतलब मिलियंस ऑफ इतने सारे गैलेक्सीज़ हुए हैं। ठीक है, इतने सारे गैलेक्सीज़ में अपने पास एक गैलेक्सी आएगा जिसके अंदर जाएंगे सोलर सिस्टम में, तो एक अपना अर्थ आएगा। तो देखा जाए इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने सारे गैलेक्सीज़ हैं कि अपना अर्थ इज़ जस्ट अ स्पेक, एक बिंदु की तरह है सिर्फ। ठीक है, वो ऐसे मेंशन किया गया इन द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें, देखो कब हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स को लाइफ अपीयर हुआ था। ठीक है, लाइफ अपीयर हुआ था 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स अगो बाद अपना जो है लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था जो कि 3 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था जो कि 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब अर्थ देखो क्या है,
टेम्परेचर की बात करें, अर्थ में टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, वोल्केनिक इरप्शंस हुआ, तुम्हें पता है जैसे वोल्केनो में हो गया, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है, लावा, मोल्टेन मास, सारी चीज़ें बाहर आ जाती है ना वोल्केनो के बाहर। वही एग्जांपल है कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होता है और सारे मोल्टेन मास जो है अर्थ के सरफेस को कवर कर लेते हैं, और कुछ इस टाइम पे गैसेस रिलीज़ हुए हैं। क्या क्या गैसेस, जैसे कि अपने पास अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें रिलीज़ हुए सारे गैसेस, ठीक है। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें तो रिड्यूसिंग टाइप था, पहले के एटमॉस्फेयर की बात करें रिड्यूसिंग टाइप था, उसमें कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं होता था, कोई ओजोन लेयर नहीं था, कोई यूवी रेस, ये सब चीज़ें मतलब नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि अपने पास जो है वाटर है जैसे, तो वाटर पे जब यूवी रेस पड़ता है तो स्प्लिट हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब पहले की बात थी कि कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई ओजोन लेयर नहीं है, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं है। जब ये एक्सप्लोजन वगैरह सारी चीज़ें हुई ना तो फिर क्या हुआ पता है, वाटर पे अपने पास वाटर पे यूवी रेस पड़ा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बना लिया, ठीक है। अब जब ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बना तो देखो हाइड्रोजन क्या है ना, वो लाइटर है, हल्का सा है, तो हल्की चीज़ें ईजिली कहीं से भी एस्केप करके निकल जाते हैं, राइट। बट ऑक्सीजन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो दूसरे गैसेस के साथ जाके बाइंडिंग कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन कभी फ्री नहीं था, वॉज नेवर फ्री, ठीक है। अमोनिया के साथ बाइंड कर लिया, नाइट्रोजन के साथ बाइंड करके अमोनिया बना रहा है, फिर वैसे CH4 बना रहा है, बहुत रिएक्टिव है और रिएक्टेड विद अदर गैसेस लाइक अमोनिया, मीथेन, ये सारी चीज़ें वही है, ठीक है। यही ऑक्सीजन ना, इसके वजह से दिस ऑक्सीजन वाज लेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो इसी ऑक्सीजन की वजह से बाद में जाकर अपना अर्थ सरफेस के बाहर जो है ओजोन लेयर बना, तो ये इसी ऑक्सीजन की वजह से। अब देखो बेसिक क्लासेस में तुमने पढ़ा है कंडेंसेशन, इवापोरेशन, कैसे रेन होता है, फिर वापस वही कंडेंस होकर ऊपर जाता है, इवापोरेशन होता है, फिर वापस बारिश होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबसे पहले क्या हुआ था ना कि जब रेनफॉल वगैरह हुआ, ठीक है, तो रेनफॉल वगैरह होने के बाद से ऐसे बोलते हैं कि जो पिट्स है, मतलब गड्ढे वगैरह ऐसे, ठीक है, जो पिट्स वगैरह है, रेनफॉल हो के पानी भरते गया और ओशंस बन गए, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि फिल द पिट्स फ्रॉम द ओशंस दैट वी सी टुडे। आजकल के टाइम पे जो हम ओशंस देख रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि उस टाइम पे पिट्स थे और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ, बारिश बना, और ऐसा मानना भी है कि ओशंस में सबसे पहली लाइफ फॉर्म आई थी, ऐसे बोलना है, ठीक है। देखा जाए तो ये बात सच भी है काइंड ऑफ, लेकिन ठीक है आगे हम थ्योरीज में चेक करेंगे। तो सपोर्टिव फॉर अपीयरेंस ऑफ लाइफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट लाइफ माइट हैव अपीयर्ड, लोगों का कहना है कि पहला लाइफ क्या पता वाटर में ही हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंडेंसेशन, रेनफॉल हुआ, ओशन पिट्स भर गए, उसके बाद से फिर माना गया कि सबसे पहले लाइफ फॉर्म इसी में आया था, अपीयर हुआ था। अब हम थ्योरीज़ की बात करें कि कुछ अलग अलग लोगों ने थ्योरीज़ दिया। अब नॉर्मली साइंटिस्ट वगैरह किसी चीज़ में कुछ भी होता है तो सारे लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, अपने थ्योरीज़ देते हैं कि नहीं भाई मुझे ऐसा लगता है, दूसरा बोलेगा नहीं ऐसा लगता है। जैसे पार्लियामेंट भी होता है, राइट, सारे अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस शेयर करते हैं। तो देखो इस टाइम पे क्या हुआ, थ्योरीज टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ पे सबसे पहला थ्योरी आता है स्पेशल क्रिएशन का। लोगों का कहना है कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, ठीक है, इसलिए स्पेशल क्रिएशन बोला गया। दिस इज सम, मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि भगवान है जिन्होंने बनाया है, ठीक है। लोगों का कहना है कि लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच, जैसे आज के टाइम पे लाइफ ना ऐसी उस टाइम पे भी लाइफ थी, लोगों का ये कहना है। हालांकि दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। लाइफ वॉज क्रिएटेड इन जस्ट 6 days, इनका कहना है कि बस 6 दिनों में भगवान जी ने लाइफ ऐसी बना दी थी, ठीक है। तो अर्थ इज़ ओनली 4000 साल पुराना, इनका ये कहना है कि सिर्फ अर्थ जो है सिर्फ 4000 साल ही पुराना है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। हमने पहले पेज में देखा ना कि इट इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो तब जाके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट थ्योरी आता है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। दिस थ्योरी सेज ड्यू टू कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, यानी डिस्ट्रक्शन, यानी क्या हुआ, प्रलय हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, और इसीलिए ऐसा हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है, पहले वाली लाइफ थी वो सारी के सारी डिसअपियर हो गई, वैनिश हो गई, और अभी न्यू लाइफ जो है अराइज हो गया, इनका ये कहना है। तीसरा ये बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म सीड। इनका कहना है कि दूसरे प्लैनेट से हमारे प्लैनेट पे ना स्पर्म आया, स्पोर आया, सीड आया, और अपने प्लैनेट पे लाइफ फॉर्म हो गया। इनका ये कहना है कि दूसरे प्लैनेट से अपने प्लैनेट पर स्पर्म आया और यहाँ पे ह्यूमन जो है बन गया, या फिर दूसरे प्लैनेट से अपने प्लैनेट पर स्पोर आया, सीड आया, और यहाँ पे प्लैनेट्स बन गए। इनका ये कहना है। दैट इज स्टूपिड दो,
ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। अब ए बायोजेनेसिस वर्ड को तोड़ेंगे तो ए मतलब एब्सेंस, बायो मीन्स लाइफ और जेनेसिस मतलब जनरेशन। इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, इनका कहना है कि लाइफ अराइज हुआ तो किस में से पता है? नॉन लिविंग थिंग से। अब इनका मानना है कोई लैब है और उस लैब में अगर किसी का स्वेटी शर्ट रखा हुआ है तो उनका मानना है कि स्वेटी शर्ट की स्मेल की वजह से एक माइस बन गया, एक चूहा जो है उसका बर्थ हो गया। इनका ये मानना है। इनका मानना है कि जो नाइल रिवर में जो मड है तो उस मड से रेप्टाइल्स जो है वो अराइज हो गए। तो ऐसे स्टूपिड से थ्योरीज इन्होंने निकाला, बट ठीक है, ऐसे थ्योरीज निकलती है तब जाके तो हमें ओवरऑल कंक्लूजन मिलता है कि क्या सही हो सकता है क्या गलत। तो दिस वाज द थिंग। नेक्स्ट आता है अपने पास थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देखो, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मीन्स वर्ड में आ रहा है बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस में जनरेशन। इसमें ये बोलता है ओमनिस वीवो एक्स वीवो, मतलब ओमनिस वीवो यानी प्रेजेंट डे जो लाइफ है ना वो सारे के सारे आए हैं कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस जो है इसने क्या करा? डिसअप्रूव कर दिया थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को। कैसे? एक एग्जांपल देकर कि अपने पास स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट वाला एग्जांपल आता है। एक फ्लास्क है, इन्होंने क्या करा? इसमें यीस्ट एंड वाटर लिया और इसको हीट करने के बाद इन्होंने 2 बीकर्स में इसको पोर करे। एक बीकर का जिसका नेक इन्होंने तोड़ दिया था एंड दूसरा बीकर था जिसका नेक एज इट इज़ था स्वॉन नेक में। ठीक है, इनका कहना है कि स्वॉन नेक वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में, कि इसमें बीकर जो है टूटा हुआ नहीं था तो एयर जो है बीच में जाके फंस जा रहा था और नीचे पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन जो दूसरा बीकर जिसका नेक तोड़ दिया गया उसमें एयर इजीली एंटर कर पा रहा था और इसलिए यहाँ पे लाइफ का फॉर्मेशन मतलब मान सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लाइफ हो सकता है। इनका ये कहना है एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व करा कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है ना 1 वाले में, ठीक है, उसमें हो गया लेकिन 2 में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 वाले में एयर कुड इजीली एंटर हैविंग प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बट इन 2 इट गॉट ट्रैप्ड इन द एस नेक शेप का था, इसीलिए ऐसे बोल सकते कि ट्रैपिंग हो गया बीच में एस शेप की वजह से और पूरा अंदर तक नहीं जा पाया एयर। बट 1 वाले की बात करें इट वॉज ब्रोकन नेक, तो इसीलिए आराम से एयर इजीली एंटर कर पा रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट करा था पैस्चर ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। तो नेक्स्ट अपने पास थ्योरी जो आता है डेट इज़ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसको ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी ये कहता है कि दे प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए प्रोटीन हो गया। दे प्रपोज दैट द कंडीशंस आर अर्ली सपोर्टेड ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इनका कहना है कि पहले जो आरएनए प्रोटीन्स बने प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्टली अर्थ सपोर्टेड ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब अर्ली सपोर्टेड ऑफ लाइफ जो चीज़ें हैं जो अर्थ के फॉर्मेशन में सपोर्ट किया था, दीज आर द थिंग्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है। इनका कहना है जैसे टेम्परेचर हो गया, वॉल्केनिक एरप्शंस जो हुआ था, या फिर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का पहले नहीं था ऑक्सीजन फिर कैसे हो गया, लाइटनिंग हो गया, ये सारी चीज़ों से। दे सेड लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। इनका ये भी कहना है कि सबसे पहला फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया था ना वो वाटर में ही आया था। ठीक है, हाल्डेन ने क्या करा था? यूज़ द टर्म हॉट डाइल्यूट सूप। हाल्डेन ने एक टर्म दिया जिसका जो टर्म है हॉट डाइल्यूट सूप। इनका क्या कहना है यहाँ पर पिक्चर के साथ हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि ओशियन में क्या हुआ था कि जो ओशियन है, ठीक है, अपने पास पिट्स है, पिट्स में रेनफॉल हुआ, रेनफॉल से ओशियन फिल हो गया। अब जब ओशियन फिल हुआ तो ऐसा मानना है कि सनराइज़ जो आ रहा है ना, ठीक है, वो सनराइज से क्या हो रहा है? हॉट डाइल्यूट सूप ना, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो पिट्स है जिसमें ओशियन है यानी वाटर फील्ड है, सनराइज आ रहा है तो उसमें केमिकल रिएक्शन चल रहा है और जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन चलते चलते उसमें लाइफ फॉर्म हो गया और इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप बोला। ठीक है, तो अपने पास ये था। और केमिकल इवोल्यूशन जो बात करें आरएनए प्रोटीन कैसे हुआ, देखो सबसे पहले अपने पास क्या था कि पहले फ्री एटम्स हुआ करते थे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अलग अलग जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने लगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना क्या? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि CH4HCN। इससे बन जाता है अपने पास सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड। ठीक है, फिर सिंपल हाइड्रोजन हो गया या फिर अपने पास नाइट्रोजन गैस हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। अब इससे बन जाता है अपने पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रोटीन हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनसे फॉर्म वन नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ
और उसके बाद फिर सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया, इनका ये कहना है। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हमने पहले पढ़ लिया कि पहले वो आया था, उसके बाद से 2 बिलियन ईयर्स को फिर सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया था। तो इनका ऐसा कहना है कि नॉन लिविंग से यानी नॉन रेप्लिकेटिंग चीज़ों से कैसे अपने पास लिविंग और रेप्लिकेटिंग चीज़ें बनते गई। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है देखो, तो मिलर एंड यूरे ने क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ कैसे था, मतलब केमिकल इवोल्यूशन जो है उसके बेसिस में देखा जाए तो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी, मिलर जो ओपेरिन एंड हाल्डेन थ्योरी बताया ना उन्होंने, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, उसी थ्योरी को इन्होंने यूज़ करा है, मॉडिफाई करके अपने तरीके से एक नया थ्योरी दिया है। Miller and Urey constructed an experiment set up to demonstrate the origin of life as chemical evolution by creating conditions like primitive of earth, the diet of primitive of earth। तो इन्होंने क्या करा, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन जो है उसको यूज़ करा और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार करा। क्या करा उस एक्सपेरिमेंट में वो देखते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक बॉइलिंग वाटर लिया जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछते हैं कि जो टेम्परेचर था, इन्होंने जो थ्योरी में अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन में जो टेम्परेचर यूज़ करा था बॉइलिंग वाटर का, वो कितना टेम्परेचर था। तो दे यूज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि 100 डिग्री सेल्सियस था, ऑप्शन में पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक ऊपर में अपने पास इस साइड में नीचे में देखेंगे तो एक ऐसे पार्ट बनेगा हॉट डाइल्यूट सूप कंपेरेबल के साथ, मतलब उन्होंने तो थ्योरी दिया था ना केमिकल इवोल्यूशन वाला ओपेरिन हाल्डेन का, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हॉट डाइल्यूट सूप वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने इसमें ऐड करा है। वाटर ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे एक पार्ट बनता है जहाँ पे वाटर इन एंड आउट हो रहा है, बाहर निकलेगा वापस आएगा, कंडेंसर बोलेंगे, जो कि कूलिंग का काम करेगा, ठीक है। फिर अपने पास ऊपर में बन जाता है एक चैम्बर जिसको स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर बोलते हैं, जिसमें मतलब इलेक्ट्रोड्स आएंगे तो एक स्पार्क क्रिएट होगा, जैसे लाइटनिंग होता है, तो बिल्कुल वैसे इसके अंदर इन्होंने वाटर लिया है, फिर अपने पास मीथेन और एमोनिया लिया है, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कि क्या क्या इन्होंने लिया था, डेट इज़ वाटर, मीथेन और एमोनिया। और इन तीनों का ना देखा जाए तो एक रेशियो भी बना है कि किस रेशियो में ये प्रेजेंट है, तो उस रेशियो को भी याद करना, ये भी क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो सबसे पहले मीथेन की बात करें, फिर एमोनिया है, फिर अपने पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मीथेन अपने पास हो जाएगा 2, एमोनिया हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन हो जाएगा 2। तो इसका रेशियो होता है 2:1:2। इस रेशियो को याद रखना। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना। स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर होता है और इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये चीज़ें। और इसी को हॉट डाइल्यूट सूप जो है, इसको कंपेयर करके इन्होंने अपना एक नया वो डेमोन्स्ट्रेट करा, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ होगा, ठीक है। जब इन्होंने सेटअप करके देखा ना, तो 18 दिन के बाद जब इन्होंने वापस इस एक्सपेरिमेंट पे आकर चेक करते हैं कि कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए, इनको दिखता है कि दे फाउंड अमीनो एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें इनको मिलने लगी इसके अंदर। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप करा, स्टार्ट करा और 18 दिनों के बाद वापस आके देखे MNC, और इनको कंक्लूजन दिखता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अभी तक का जो है, दैट इज़ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। इससे पहले जो भी आए थे फालतू पेनिस्पर्मिया और वो जो कॉस्मोजोइक जो भी था स्पॉन्टेनियस वाला, फालतू थे वो सारे। वेरियस अदर साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने भी इस चीज़ को देखकर, इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर अपने तरीके से भी न्यू डेमोन्स्ट्रेट आइडियाज़ इन्होंने बनाया। अलग अलग फिर से इन्होंने भी स्पार्क डिस्चार्ज यूज़ करके कुछ डिफरेंट इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज़ करे और इन्होंने भी ट्राई करा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इसको बोलेंगे मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में 4 अपने पास आ जाती है। सबसे पहले लैमार्किज्म आ जाता है। लैमार्किज्म पढ़ेंगे क्या होता है। पॉपुलेशन थ्योरी आता है, तो पॉपुलेशन थ्योरी में क्या होता है। फिर एक डार्विन का भी थ्योरी आया था जिसको हमने डार्विनिज्म बोला है। और फोर्थ पे अपने पास आ जाएगा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो इसमें क्या हुआ था, तो इन सबको एक एक स्टेप बाय स्टेप ये थ्योरीज पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले लैमार्किज्म थ्योरी की बात करें तो लैमार्किज्म बोलेंगे या फिर थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी बोलते हैं। अब वो क्यों बोलते हैं वो आगे पता चल जाएगा, थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ क्यों बोला हमने। फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब थ्योरी ऑफ वो इनहेरिटेंस, मतलब जब हम किसी चीज़ से किसी और से किसी कैरेक्टर को हम इनहेरिट करते हैं, जैसे पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर रहते हैं बच्चों में आ जाते हैं, तो वो इनहेरिटेंस हो गया। तो इसको ऐसे भी हमने क्यों बोला है ये भी पढ़ेंगे। देखो लैमार्किज्म थ्योरी किसने दिया था, लमार्क ने दिया था अपने नाम पर ही, ठीक है। वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने बोला कि चेंज इन एनवायरनमेंट फोर्सेस द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट टू आइदर डेवलप अ न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने अंदर भी मॉडिफिकेशन लेते आओ, या फिर दूसरा ऑप्शन तो ये है कि तुम न्यू ऑर्गन्स ले आओ अपने अंदर, ताकि तुम अडेप्टिंग जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है उसमें तुम अडॉप्ट कर पाओ अपने आप को, है ना।
द मोर द ऑर्गेन इज़ यूज्ड द मोर इट डेवलप्स। इन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा ऑर्गेन को हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो ऑर्गेन डेवलप होगा। तो इसीलिए इन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया है थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है नेक ऑफ जिराफ, बहुत बेसिक स्कूल्स में पढ़ाया था नेक ऑफ जिराफ में क्या था। तो नेक ऑफ जिराफ ही इन्होंने एग्जांपल लिया कि जैसे इन्होंने क्या बोला कि जो जिराफ है ना, अगर वो नीचे नीचे ग्रासेस खाता है तो उसकी नेक वैसी वैसी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे एनवायरनमेंट बदलते गया और बड़े बड़े हर्ब्स श्रब्स से होकर ट्रीज़ बनते गए, है ना, तो उस केसेस में जिराफ को खाना तभी मिल पाएगा जब अपने नेक को बढ़ा पाएगा और ऊपर तक ट्रीज़ तक लीव्स तक पहुँच पाएगा, तभी वो। तो डैट इज़ व्हाट एग्जाम्पल इन्होंने लिया था। ठीक है, नॉट ओनली इट रिक्वायर्स अ कैरेक्टर बट ऑल्सो पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनका कहना है कि ऐसे करते करते जिराफ का नेक लंबा हो गया और ये ट्रीज़ तक फाइनली पहुंच गए। और इनका ये कहना है कि वो सिर्फ इस कैरेक्टर को डेवलप ही नहीं कर रहे अपने अंदर, बल्कि इन्होंने अपने आने वाले जनरेशन में भी ये कैरेक्टर डेवलप कर दिया है। इन्होंने ऐसे बोल दिया कि आने वाली जनरेशन जब होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनके नेक के जिराफ भी लंबे लंबे होंगे, छोटे नहीं होंगे, इनका ये कहना है। लेकिन इस थ्योरी को, ये थ्योरी गलत बनाया किसने? वेइसमैन ने आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। इन्होंने अपना एग्जाम्पल क्या दिया? सबसे पहले थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया। वेइसमैन ने डिसअप्रूव कर दिया इस थ्योरी को, लामार्क थ्योरी को, और बोला कि मैंने ना कम से कम 22 जनरेशन तक माइस का जो टेल है उसको कट करते गया मैं, लेकिन फिर भी जब मैं एक जनरेशन का माइस का टेल कट कर रहा था ना, तो अगले जनरेशन में जो माइस आ रहा था उसका फिर भी टेल आ रहा था। मैंने ऐसे करते करते रिपीटेड मैंने टेल कट करा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में वापस टेल आ गया, उसका भी टेल कट करा, नेक्स्ट जनरेशन में वापस टेल आ गया। तो इन्होंने 22 जनरेशन तक ऐसे ट्राई करके देखा, लेकिन फिर भी वो जो है टेल सब में प्रेजेंट हो रहा था। तो इन्होंने लामार्क थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से किसी चीज़ में कोई चेंजेस करो तो ऐसा नहीं कि जेनेटिक्स में भी चेंज हो जाएगा और आने वाली जनरेशन में भी चेंज हो जाएगा। इन्होंने बोला कि जो सोमैटोप्लाज्म, मतलब बाहर की चीज़ों में अगर आप चेंजेस करते हो तो आपके जर्म प्लाज्म यानी जो आपका पास जीन्स है, जेनेटिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। इन्होंने इस चीज़ को समझाया है कि जर्म प्लाज्म जो है उसमें चेंज करने से होता है, सोमैटिक प्लाज्म यानी बाहर का जो चीज़ें है, सोमैटिक सेल्स है, उसमें चेंजेस करने से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आ जाता है पॉपुलेशन थ्योरी। पॉपुलेशन थ्योरी को किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने दिया था। सारे थ्योरीज को किसने दिया है, इनके नाम तो याद रखने हैं तुम्हें। तो पॉपुलेशन थ्योरी को दिया था थॉमस माल्थस ने। इन्होंने क्या बोला? ही सेड पॉपुलेशन हैज़ अ टेंडेंसी टू ओवर रिप्रोड्यूस बट इट कैन नॉट एज नेचर गिव्स अ चेक, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इन्होंने बोला था कि कोई भी पॉपुलेशन है ना, तो उसके पास ये टेंडेंसी है कि वो ओवर रिप्रोड्यूस करे, मतलब अपने हद से ज़्यादा, अपने लिमिट से ज़्यादा भी रिप्रोड्यूस करते जाए, बहुत सारे बच्चे बनाते जाए, उनके पास ये टेंडेंसी है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि जो नेचर है ना, वो एक चेक रखता है उनके ऊपर, मतलब द नेचर कीप्स अ चेक ऑन देम कि वो ओवर रिप्रोड्यूस ना करे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज सबके लिए प्रॉपरली इक्वली आना चाहिए। अगर कोई एक ऐसी जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा ही ओवर रिप्रोड्यूस कर रही है, तो फिर रिसोर्सेज बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए नेचर कीप्स अ चेक कि कोई ओवर रिप्रोड्यूस ना करे, है ना, और रिसोर्सेज सबके लिए इक्वली मिले, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब बच्चे बनाते जाओ, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। इंडिया का एग्जाम्पल ही देख लो तुम, कि लोग इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा रहे, लेकिन फिर भी बेनिफिट तो सिर्फ इतना ही हो पाएगा ना जितना लिमिटेड रिसोर्सेज है इंडिया में किसी चीज़ के लिए, है ना। पॉपुलेशन साइज इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल एक्सेप्ट सम रीजनल फ्लक्चुएशंस की बात करें तो कुछ सीजनल फ्लक्चुएशंस आता है, उसके अलावा बाकी तो अपना स्टेबल ही रहता है। नो टू इंडिविजुअल आर सेम इन अ पॉपुलेशन इवन दो दे एग्जिस्ट एक्सटर्नली आर मे बी फील सो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि दो इंडिविजुअल जो है सेम है इन पॉपुलेशन। बाहर से देखने में लग भी सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो दोनों सेम इंडिविजुअल है। ठीक है, डार्विन थ्योरी भी इसी पॉपुलेशन थ्योरी पे बेस्ड है, इसीलिए अब आगे काम पढ़ेंगे डार्विन ने क्या बोला था। तो डार्विन ने पॉपुलेशन थ्योरी को ही यूज़ करा है बेसिकली। ठीक है, जैसे अपने पास मिलर एंड यूरे ने यूज़ करा था ओपेरिन एंड हाल्डेन का, वैसे ही बिल्कुल। तो डार्विन ने बोला था, डार्विन ने ट्रैवल करा एक शिप में जिसका नाम HMS बीगल है, हर मैजेस्टी शिप है। 5 सालों तक इन्होंने इस शिप पे ट्रैवल करा ओवरऑल गैलापेगोस आइलैंड पर, और इन्होंने ऑब्जर्व करा फ्लोरा एंड फोना को। इनका जो बुक है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसमें इन्होंने सारा चीज़ मेंशन कर रखा है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने जो हमें बताया डेट इज़ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। इन्होंने कहा ना कि किसी भी स्पीशीज़ जो है ना, वो डिफरेंट टाइम पे रिप्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट एज पर रिप्रोड्यूस करेंगे, और उनको पता है कि उनको किस रेट पे रिप्रोड्यूस करना है। तो दे ऑलरेडी नो कि किस एज पे रिप्रोड्यूस करना है और किस रेट पे रिप्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि ओवर रिप्रोड्यूस करे या फिर कम करे, उनको पता है कि कितना करना है सिर्फ।
ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो रिसोर्सेज अगर कम होंगे तो लोगों में कंपटीशन ज़्यादा होगा ना। मतलब मान लो किसी चीज़ में कोई है और किसी टाइप को कोई बेनिफिट गवर्नमेंट निकालता है और उसमें सारे लोग टूटे पड़े सब जा रहे सब करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कंपटीशन होने लगेगा, मारा पीटी करने लगेंगे, कांड हो जाएगा फिर तो वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे कि रिसोर्सेज ही लिमिटेड है तो कंपटीशन ज़्यादा होने लगेगा। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती है अपने पास, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक वो हो गया जिसमें मेंबर्स जो अपने आप में बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट लोगों के साथ जो है फाइट चल रही है। और एक हो गया अपने पास इंट्रा स्पेसिफिक, लोग आपस में हार्मनी मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रगल होगा फॉर एग्जिस्टेंस, जिसको मिल गया वो जीत जाएगा और वो विन हो जाएगा, ऐसी चीज़ है। वेरिएशंस की बात करें अकॉर्डिंग टू डार्विन, तो इन्होंने बोला कि वेरिएशन जो है इसका स्मॉल वेरिएशन है, ठीक है, और मे बी एडवांटेजेस भी हो सकता है जो कि हेल्प करेगा सर्वाइवल में। नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने बोला नेक्स्ट अपने पास आता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है इन्होंने बोला कि नेचर सेलेक्ट्स द फिटेस्ट इंडिविजुअल, जो सबसे ज़्यादा फिट है ना, रिप्रोडक्टिवली फिट होना भी नेचर उसको ही सेलेक्ट करेगा। मतलब नेचर को पता है ना कि इन्वेस्ट करना भी है तो उस पर इन्वेस्ट करो ना जो आगे चल के कोई काम आने वाला है। हम ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते जो जिसका कोई आगे चल के कोई फ्यूचर ही नहीं है या फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें पता है हम इन्वेस्ट भी उस पर करते हैं जिस पे हमें लगता है कि हाँ ये बंदा आगे तक जा सकता है। तो नेचुरल सिलेक्शन में भी ये होता है कि नेचर जो है उसे ही सेलेक्ट करता है जो सबसे फिट है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। और इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्म है ना, इस टर्म को दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, तो इसको याद रखना। ये थ्योरी से आता है, डार्विन वाले थ्योरी में इन्होंने यूज़ करा है, लेकिन ये वर्ड को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वर्ड है इसको तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही दिया था। अब टू की फीचर्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी आता है, एक तो अपने पास नेचुरल सिलेक्शन और एक ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। देखो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है बता दिया मैंने ऑलरेडी कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म जो है, यहाँ पे रिसोर्सेज कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, अब कम है तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन पे फिर वेरिएशन होगा और नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचर जो है अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा। तो एग्जांपल जो है नेचुरल सिलेक्शन का ना वो अपने पास आ जाता है इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म इसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर कैसे सेलेक्ट करता है। दूसरी चीज़ ब्रांचिंग डिसीजन तो कुछ नहीं है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन है कि एक पॉपुलेशन से 2 बना, फिर एक से उसमें भी 3 बना, उसमें भी 4 बने, उनमें 5 बने, तो यही है। तो ब्रांचिंग डिसेंट है। नॉर्मल तुमने पढ़ा है कि एक आदमी है दूसरे को जाके बोलेगा तो और आगे 3 लोगों को बोलेगा और आगे 3-4 लोगों को बोलेगा, तो ऐसी चीज़ें फैलती है। डेट इज़ ब्रांचिंग, ब्रांच बनाना। अब अपने पास नेचुरल सिलेक्शन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है क्या, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म। इसमें देखते हैं कि नेचर अपने आप कैसे सेलेक्ट करता है कि किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं। वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर लेता है कि उसको किस टाइम पे किसको चूज़ करना है। सबसे पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बात करें यानी 1850s की बात करें, इंग्लैंड की बात करें 1850s में, तो अपने पास जो मौत है ना 2 टाइप की मौत है, ठीक है। मौत एक हो जाएगा अपने पास डार्क विंग्ड मौत और एक हो जाएगा वाइट विंग्ड मौत, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री था तो लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रीज़ पर लाइकेंस प्रेजेंट होते हैं। तो लाइकेन क्या करते हैं, लाइकेन वो होते हैं ना जो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। अगर कहीं पर लाइकेन प्रेजेंट है मतलब वहाँ पोल्यूशन कम है, समझ गए। तो यहाँ पे 2 मौत दिख रहे हैं, वाइट और ब्लैक। तो लाइकेन वाइट प्रेजेंट होते हैं ट्रीज़ पे, अगर वाइट लाइकेन प्रेजेंट है मतलब पोल्यूशन कम है। तो वाइट वाले विंग्ड मौत है ना उसमें अच्छे से छिप जाते थे, लेकिन ब्लैक वाले उसमें दिख जाते थे। तो ब्लैक वाले दिख जाते थे, उनको प्रेडेट कर लिया जाता था, ठीक है। अब अपने पास क्या होता है कि फिर इसमें उसी को मैंने थ्योरी लिख दिया डेट सिंस बिफोर इंडस्ट्रीज़ क्या है, वाइट विंग्ड मौत जो है वो इजीली कैमोफ्लेज कर जाते थे, मतलब कलर अपने आप लाइकेन के अंदर छुप जाते थे तो पता नहीं चल पाता था, प्रेडेशन नहीं हो पाता था उनका। लेकिन जो बैकग्राउंड जो है वो वाइट रहता था, तो इसलिए वाइट वाले का जो नंबर है वो बढ़ भी जाता था, क्योंकि छुपे रहते थे, कैमोफ्लेज करते थे, ट्रीज़ में लाइकेन लगा हुआ है तो उनका पॉपुलेशन भी बढ़ता था, उनका नंबर भी इंक्रीज़ होता था। और ब्लैक वाले जो है उनका प्रेडेशन हो जाता था, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, लेकिन इंडस्ट्रीज़ जब आने लगी, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी तो पोल्यूशन कितना बढ़ गया, डस्ट पार्टिकल्स ये तो पोल्यूशन इतना इंक्रीज़ हो गया कि फिर क्या होगा कि लाइकेन धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगे। अब जब कहीं पे पोल्यूशन है तो ऑब्वियसली वहाँ लाइकेन तुम्हें नहीं मिलेंगे, लाइकेन वहीं मिलते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है। अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हुआ कि पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि लाइकेन गायब हो गए। अब गायब हो गए तो ट्रीज़ कैसा ब्लैक सा पड़ गया। अब इसमें फ़ायदा होता है ब्लैक विंग्ड मौत का, तो ब्लैक विंग्ड मौत जो है वो इसमें आराम से छिप जाता है, कैमोफ्लेज हो जाता है। और वाइट वाले अगर आके बैठते हैं ट्री पे तो उनका प्रेडेशन हो जा रहा था,
तो ये चेंज जो है नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे देखा तुमने कैसे चेंज हो जाता है। तो ये 1920s की बात है कि पॉल्यूशन बढ़ते गया इंग्लैंड में, और उसके बाद से लाइकेन ख़त्म हो गए, और फिर डार्क विंग्ड मॉथ जो है वो इजीली छिप जाते थे, कैमोफ्लेज हो जाते थे, और वाइट वाले मॉथ जो है उनका प्रिडेशन हो जाता था। तो इस तरीके से जो है नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर सेलेक्ट करता है। डन। वाइट विंग्ड मॉथ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बिस्टन बेटुलेरिया, और डार्क विंग्ड मॉथ को बोलते हैं एस बिस्टन कार्बोनेरिया। तो इनका ये साइंटिफिक नेम था, इसको याद करके रख सकते हो तुम।